तो हम स्टार्ट कर रहे हैं फेशियल नर्व। ठीक है, फेशियल नर्व एज वी नो इज अ मिक्स नर्व, इसमें सेंसरी और मोटर बोथ सप्लाईज, बट मेनली वो एक मोटर नर्व है। तो जितनी भी मोटर सप्लाई ऑफ मसल है ऑफ फेस वो फेशियल नर्व जाती है, और जो सेंसरी सप्लाई है इट इज बाय ट्राइजेमिनल नर्व जिस फिफ्थ नर्व। तो अगर पूछा जाए कि कॉर्नर रिफ्लेक्स इज लॉस्ट, तो रिफ्लेक्स है विच इज सेंसरी और ट्राइजेमिनल नर्व इज इन्वॉल्व। ठीक है, बट उसके साथ साथ इसमें क्या होता है, जो एक्स्ट्रा क्रेनियल पार्ट है क्रेनियम के बाद, ये तो इंट्राटेम्पोरल हो गया, उससे पीछे इंट्राक्रेनियल, फिर यहाँ से ब्रांचेज आ रही हैं एक्स्ट्रा क्रेनियल। एक्स्ट्रा क्रेनियल जो पार्ट ऑफ फेशियल नर्व, उसी कुछ सेंसरी सप्लाईज हैं, बिकॉज इट्स ऑल्सो सेंसरी नर्व टू फेस टू कॉर्निया। तो अगर कॉर्नियल रिफ्लेक्स इज गॉन तो वो फर्स्ट हम सिलेक्ट करेंगे ट्राइजेमिनल नर्व, बिकॉज इट इज सेंसरी सप्लाई ऑफ फेस। बट अगर उसकी जगह हमें कोई और ऑप्शन चूज करना है तो वो फेशियल नर्व ही आएगा, विच इज एक्स्ट्रा क्रेनियल ब्रांचेज ऑफ फेशियल नर्व। अब जो सेंसरी पोर्शन है वो फेशियल नर्व, उसको हम नर्वस इंटरमीडिएट्स भी कहते हैं। अब हम ब्रांचेस देख रहे हैं ऑफ इंट्रा टेम्पोरल रीजन। हाँ, इंट्रा टेम्पोरल रीजन। देखो, इंट्रा टेम्पोरल रीजन को भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं इन 4 पार्ट्स। इससे पीछे मीएटर, लैब्रिंथाइन। मीएटर जो इंटरकॉस्टिक मीएटस के अंदर है, लैब्रिंथाइन जो इनर ईयर में है, फिर मिडल ईयर में हॉरिजॉन्टल पार्ट और वर्टिकल पार्ट। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पार्ट की ब्रांचेस हैं कुछ मिडल ईयर के अंदर, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। एक तो है सुपरफिशियल पेट्रोसल नर्व, नाम से समझ आ रहा है, देखो बहुत इजीली हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे हम कैलवेरिया है, उसको हम ऊपर से देख रहे हैं, तो ये स्फिनोइड का विंग है, फोरामेन मैग्नम, ये मिडल क्रेनियस फोसा, ये एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडल और पोस्टीरियर। अब जो ये वाला पार्ट है ये है टेम्पोरल बोन, और यहाँ पे एक पोर्शन होता है पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, ठीक है, उसके अंदर एक छेद होता है, उसको बोलते हैं इंटरनल कॉस्टिक मीएटस। इंटरनल कॉस्टिक मीएटस मान लो यहाँ पे है, ये हम देख रहे हैं राइट साइड से देख रहे हैं इसको। ये वो छेद हम इस साइड से विजुअलाइज कर रहे हैं, उसको इस साइड से विजुअलाइज कर रहे हैं। ये फेशियल नर्व निकल रही है नीचे यहाँ से, यहाँ से कोक्लियर नर्व निकलती है विच इज 8th नर्व, वेस्टिबुलर कोक्लियर। ये वेस्टिबुलर सुपरफिशियल, सुपीरियर और इंफीरियर वेस्टिबुलर है। तो एंटीरियर फेशियल नर्व है, मीएटल सेगमेंट हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में लैबिरिंथाइन इनर ईयर में। तो जो ये ब्रांच है ये एंटीरियरली जा रही है। अगर हम ऊपर से देखेंगे तो ब्रांच इस तरह से जा रही होगी। ये वाला पार्ट है पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, ऐसे लंबा जा रहा होता है, तो उसके अलोंग जा रही है। और इसके ऊपर जब पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन ही होगा, तो सुपरफिशियल पीटरस का हो गया पेट्रोसल नर्व। ये है एक्सप्लेनेशन इसकी। अब आगे जा रही है, आगे आईज है, आईज के नीचे हमारा पैलेट है, तो लैक्राइमेशन और नेजल पैलेट सिक्रीशन करवाता है। अगर इसकी इंजरी हो जाएगी तो लैक्राइमेशन होगा, तो ड्राई आई हो जाएगी, विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फेशियल नर्व पैल्सी। ठीक है, इसको बोलते हैं शिरमर्स टेस्ट, नॉर्मली होता है श्राइमर्स टेस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास नर्व टू स्टेप ईडियस। यहाँ पे मिडिल ईयर का डायग्राम है, यहाँ पे हमारी पिरामिड होता है, पिरामिड स्टेपीडियस मसल होती है यहाँ पे। तो नर्व टू स्टेपीडियस, तो स्टेपीडियस मसल को स्टिमुलेट करेगा, तो स्टेपीडियर रिफ्लेक्स में मोड होती है। तो बस इंजरी हो गई
इस वाली सेगमेंट की, इस वाले ब्रांच की, तो स्टेपीडियल रिफ्लेक्स इज गॉन। तो जो लो इंटेंसिटी की साउंड्स हैं वो भी हमें बहुत ज़्यादा सुनाई देगी अगर, क्योंकि स्टेपीडियल रिफ्लेक्स जो है वो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, उससे हाई इंटेंसिटी साउंड लो इंटेंसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। वो रिफ्लेक्स चला गया तो लो इंटेंसिटी पे हाई, मतलब नॉर्मल साउंड बिकम्स एबनॉर्मली लाउड, उसको बोलते हैं हाइपर एक्यूसिस। नॉर्मल एबनॉर्मली लाउड, नॉर्मल साउंड, ठीक है। और ये जो टेस्ट है स्टेपीडियल रिफ्लेक्स टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच हमारी कोडा टिम्पेनाई। कोडा टिम्पेनाई एंटीरियर 2/3 पार्ट ऑफ टंग और उसके नीचे सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स को सप्लाई करता है। तो इसके अंदर अगर इसकी इंजरी हो गई इस वाले पोर्शन की कोडा टिम्पेनाई की, तो टेस्ट सेंसेशन चली जाएगी फ्रॉम एंटीरियर 2/3 टंग से, और सिक्रीशन भी कम हो जाएगी, लो सिक्रीशन और सबलिंगुअल एंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स, ठीक है। तो इनके जो टेस्ट हैं वो होते हैं, इसके लिए होता है इलेक्ट्रो गस्टेटरी ना, गस्टोमेट्री। इसके लिए हम सलाइवरी फ्लो देख सकते हैं, सलाइवा फ्लो। अगली ब्रांच आती है विच इज पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व। ये वाली क्या करेगी, जैसे कान है इसके पीछे से जाती है, ये एक्सटर्नल कैनाल है, तो इसके पीछे वाले पोर्शन को पोस्टेरो सुपीरियर पोर्शन ऑफ एक्सटर्नल कैनाल को सप्लाई करती है पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व। ये यहाँ से ऊपर जाती है, मतलब बेसिकली ऐसे घूम के जा रही है, बाहर निकल गई ना, यहाँ से बाहर निकली और पीछे से घूम के गई। तो अगर इसके अंदर हाइपोएस्थीसिया हो जाएगा, इंजरी के अंदर हाइपोएस्थीसिया, ऑफ पोस्टीरियर सुपीरियर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का, इसको हम बोलते हैं हिट्ज़लबर्ग साइन। हिट्ज़लबर्गर साइन। अब ये वाला भी एक मोटर एक्शन था, ये वाला भी मोटर एक्शन था, ये वाला भी मोटर एक्शन था, ठीक है। बट ये जो है ये सेंसरी सप्लाई है। सेंसरी सप्लाई क्यों डिस्कस करनी पड़ेगी यहाँ पे, जब हम कह रहे थे कि मोटर ब्रांचेस देख रहे हैं, तो क्या है, जो सेंसरी पार्ट है वो बहुत कम है, वो बहुत माइनर है इसके अंदर, मेनली मोटर पार्ट है। सेंसरी नर्व इतनी सी थी, मोटर इतनी मोटी थी, तो मोर प्रोन टू इंजरी, मोर वल्नरेबल टू इंजरी, जिसके अंदर साइन और सिम्टम ऑफ इंजरी या कंप्रेशन सबसे पहले किस में आएंगे, जो सबसे कमज़ोर हैं, सबसे पतली है सेंसरी। तो सेंसरी नर्व के अंदर सबसे पहले साइन आ जाते हैं। तो सेंसरी पार्ट ऑफ फेशियल नर्व इज मोर प्रोन टू कंप्रेशन, तो इसलिए हमने ये वाला डिस्कस किया। ये सेम हमें अकोस्टिक न्यूरोमा में भी देखने को मिलता है, क्योंकि उसके अंदर भी जो कोक्लियर नर्व है उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, वेस्टिबुलर नर्व्स होती हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर इन क्वाड्रेंट्स के अंदर, एंटीरियर पोस्टीरियर। ये फेशियल नर्व है, सेवंथ नर्व, और नीचे कोक्लियर नर्व होती है। यहाँ पे सुपीरियर वेस्टिबुलर नर्व है, यहाँ पे इंफीरियर वेस्टिबुलर नर्व है। तो वेस्टिबुलर नर्व की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी या फिर उसका ट्यूमर हो जाएगा, जिसकी वजह से दोनों नर्व्स कंप्रेस होती है। तो अकोस्टिक न्यूरोमा में बेसिकली जो कोक्लियर नर्व है उसी कंप्रेशन की वजह से कोक्लिया है, तो सेंसरी न्यूरल, सेंसरी पार्ट में ऑर्गन ऑफ कोर्टाई आता है कोक्लिया, तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, सेंसरी हियरिंग लॉस है विच इज यूनिलैटरल,
और इसकी कंप्रेशन की वजह से सबसे पहले चेंजेस सेंसरी पार्ट में दिखेंगे, बिकॉज इट इज़ वीकर एज कम्पेयर टू मोटर। तो सबसे पहले चेंजेस सेंसरी पार्ट में देखने को मिलेंगे, जो कि होते हैं हिजलबर्ग साइन, पोस्टीरियर सुपीरियर पोर्शन। आपको ये तो बताएगा नहीं कि मेरे पोस्टीरियर सुपीरियर पोर्शन ऑफ एक्सटर्नल कैनाल में हाइपोस्थीसिया एनेस्थीसिया हो रहा है। तो अकोस्टिक न्यूरोमा बेसिकली यूनिलैटरल सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है व्हिच इज ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ कोक्लियर नर्व, वो ही एक साइन होता है। ये तो दूसरा साइन हम डिस्कस करते हैं, एमसीक्यू पूछा जाता है, इसे डिस्कस करते हैं, बाकी इतना कोई इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, अब असेसमेंट देखो, सबसे पहला तो होता है टोपो डायग्नोस्टिक टेस्ट। जितने भी डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं ये करते हैं किस लिए, ताकि हमें साइट ऑफ इंजरी पता चल जाए, टू असेस साइट ऑफ इंजरी। जैसे मान लो मैंने कहते स्टेपीडियल रिफ्लेक्स दिया, तो स्टेपीड इस लेवल से ऊपर है कहीं पे इंजरी। अब मान लो मैंने बोल दिया कि हाइपोएस्थीसिया है, तो इस लेवल से ऊपर है इंजरी। मैंने बोल दिया ड्राई आई है, तो इस लेवल से ऊपर इंजरी है, मतलब मिडल ईयर में, मतलब लेक्राइमल सेगमेंट के अंदर इंजरी है। अब साइड ऑफ इंजरी पता चल गया। अब पेशेंट आया फेशियल और पैची के साथ, वो बोलेगा डॉक्टर साहब मैं ठीक तो हो जाऊंगा, हो जाओगे, कितना टाइम लगेगा मुझे ठीक होने में। तो उसके लिए हम इलेक्ट्रो फिजियोलॉजी का टेस्ट करते हैं। फिजियोलॉजी में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हमने पढ़ा था, तो न्यूरोनल मसल्स को टेस्ट करते हैं उसके लिए। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेस्ट है फॉर टू असेस प्रोग्नोसिस ऑफ इंजरी पैल्सी, कितने टाइम में ठीक हो जाएगा। इसमें पहला आता है इलेक्ट्रो न्यूरोनोग्राफी, दूसरा आता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी मसल। अब क्या है, जो न्यूरॉन है दे डीजनरेट बाय वलेरियन डीजनरेशन विच टेक्स 3 days एटलीस्ट। 3 दिनों के बाद नर्व डैमेज होगा। अब इंजरी हो गई, इंजरी आज, नर्व डैमेज होने में 3 दिन लग जाएंगे, तो डेट ऑफ इंजरी से लेकर 3 दिन के बीच में तो नर्व फंक्शनल है। अगर इस टाइम पे हमने टेस्ट किया तो वो फंक्शनल मिल जाएगी, फॉल्स पॉजिटिव मिल जाएगा। तो इसलिए ये वाला टेस्ट जो है वो हमेशा 3 days के बाद करते हैं, और अप टू 3 weeks। ये 3 weeks के बाद वो रिकवर हो जाएगी। इसलिए फेशियल और पैल्सी को ठीक होने में एटलीस्ट 3 weeks लगते हैं। ये पॉइंट है मैनेजमेंट में। तो डन बिटवीन 3 days to 3 weeks। और इलेक्ट्रोमायोग्राफी हम उससे बात करते हैं टू चेक फॉर रिकवरी 3 weeks के बाद। अब इसके बाद ये पढ़ लिया असेसमेंट। अब इसके बाद आता है हमारे पास अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन। तो इसमें बेसिकली क्या है, हमारे पास ये कॉर्टेक्स है, मोटर कॉर्टेक्स, ये फेशियल नर्व का न्यूक्लियस है। ठीक है, फेशियल नर्व न्यूक्लियस इन पॉन्स के अंदर होता है, और ये उसकी नर्व सप्लाई है। अब इसके 2 पार्ट्स हैं, अपर और लोअर फेशियल नर्व के न्यूक्लियस के। अपर वाला जो पोर्शन है इट गेट्स नर्व सप्लाई फ्रॉम कॉर्टेक्स ऑफ बोथ द साइड्स। ठीक है, और अपोजिट साइड का कॉर्टेक्स लोअर वाले सेगमेंट को भी सप्लाई देता है। ठीक है, अब मान लो कि अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है, तो एक तो साइट इज अबव द लेवल ऑफ पोन्स या फिर फेशियल न्यूक्लियस, अबव फेशियल न्यूक्लियस, लो मोटर न्यूरॉन बिलो, इसके नीचे। अपर मोटर न्यूरॉन में मान लो यहाँ पे इंजरी हुई, तो उसमें चीफ कंप्लेंट्स बेसिकली क्या आएंगी, सेंसेशन कहाँ की लॉस्ट है। ठीक है, तो अभी हम इसमें देखो मोटर सप्लाई है ना ये, तो मोटर सप्लाई कैसे असेस करेंगे। सेंसेशन तो पता चलेगा ना कि हमने यहाँ पे स्टिमुलस दिया, या फिर हमने बोला मोटर सप्लाई ही असेस कर रहे हैं। हाँ, मोटर सप्लाई मतलब वहाँ की मसल्स काम नहीं करेंगे, कौन से रीजन की, बिकॉज इट इज मेनली मोटर। अब यहाँ की अपर मोटर न्यूरॉन लीजन था, तो
ये वाली नर्व्स गई, बट जो लोअर सेगमेंट है उसको सप्लाई आ रही है अपोजिट साइड से, तो वो एक्टिव है। वो एक्टिव है मतलब जो लोअर पार्ट है, लोअर हाफ ऑफ फेस, उसमें सेंसेशन रहेगी। इसमें लिखा हुआ है कि अपर मोटर न्यूरॉन में पैल्सी ऑफ लोअर हाफ ऑफ अपोजिट साइड ऑफ फेस, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में। अब इसको ढंग से समझते हैं। यहाँ पे हमने इस लीजन वो दिया लीजन, तो ये वाली सप्लाई गई, बट ये वाली सप्लाई इंटैक्ट है, इससे अपर वाले सेगमेंट में भी कोई डिफेक्ट नहीं है और लोअर वाले सेगमेंट में भी कोई डिफेक्ट नहीं है, तो सेम साइड पर तो इफेक्ट आएगा ही नहीं। ऐसे ही जैसे ये वाला इस साइड सप्लाई दे रहा है, ऐसे ही ये वाले न्यूरॉन अपोजिट साइड सप्लाई देंगे। अब एक पॉइंट के लिए मान लो कि ये इस तरफ सप्लाई दे रहा है, ठीक है, इस तरफ सप्लाई देगा तो ऊपर भी देगा और नीचे भी देगा, जैसे ये वाला दे रहा है। बट अगर जैसे ये वाला ही है, बट जब ये नीचे वाले को देगा तो नीचे वाले सेगमेंट की जो सप्लाई है वो सिर्फ और सिर्फ अपोजिट साइड वाले से ही आ रही है, इस साइड वाले से नहीं आ रही। लोअर सेगमेंट की पैल्सी हो जाएगी उस केस के अंदर। मैं डायग्राम बनाऊं सेम टू सेम ऐसे ही कॉपी पेस्ट, यहाँ से आ रही है सप्लाई, यहाँ वाले सेगमेंट की गई सप्लाई, ये गया ये गया ये गया ये गया ये भी गया ये भी गया, बट यहाँ वाले के लिए तो ये वाला एक्टिव है अभी भी, तो सिर्फ लोअर वाले सेगमेंट की ऑफ अपोजिट साइड वहाँ की पैल्सी हो जाएगी, ठीक है। तो पैल्सी ऑफ लोअर हाफ अपोजिट साइड ऑफ फेस। अब लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है और उसमें तो दोनों ही गए। अगर इस साइड का ला, इस साइड का था लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन, अभी ये सब इंटैक्ट है, सब कुछ इंटैक्ट है बिल्कुल लोअर मोटर न्यूरॉन। तो अपर वाले के जो थे वो भी गए और जो लोअर वाले के थे वो भी गए, उसमें इधर उधर का तो सीन है ही नहीं, तो सेम साइड पे कंप्लीट फेस का पैरालिसिस हो जाएगा। अब तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास इमोशनल फेशियल मूवमेंट। इमोशनल फेशियल मूवमेंट जो है वो थैलेमस से आता है, थैलेमस की अलग सप्लाई है, ठीक है। तो वो अगर ऐसे आ रहा है, तो अगर अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है, अपर मोटर न्यूरॉन तो ये रहा, उसमें थैलेमस तो अफेक्ट होगा नहीं, तो उसके अंदर ये प्रेजेंट है, प्रिजर्व। बट अगर लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है, लोअर मोटर न्यूरॉन के लिए थैलेमस की सप्लाई भी तो यहीं से होके जाएगी, तो अगर लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है तो थैलेमस भी इन्वॉल्व है, तो एब्सेंट रहेगा। चीफ कंप्लेंट्स हमने डिस्कस कर ली, पैल्सी, पैरालिसिस ऑफ अपोजिट लोअर हाफ फेस, पैरालिसिस ऑफ सेम हाफ फेस, सेम साइड, ठीक है। अब इसके बाद आती है हमारी बेल्स पैल्सी। बेल्स पैल्सी भी लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन एक्यूट इन ऑनसेट है। उसको हम अभी आगे डिस्कस करते हैं। अब इसके अंदर जो चीज कंप्लेंट्स है वो देख लेते हैं एक बार। तो हमने जो टोपो डायग्नोस्टिक टेस्ट देखे थे उसके अंदर सबसे पहला ड्राई आई, फिर दूसरा था स्टेपीडियल रिफ्लेक्स गया, स्टेपीडियल रिफ्लेक्स गया, तीसरा था टेस्ट सेंसेशन गई एंटीरियर 2/3 से, चौथा
हाइपोस्थीसिया। अब वो क्योंकि वो सेंसरी है, वो बेसिकली कोस्टिग्नोमा में इम्पोर्टेंट है टू बी डिस्कस्ड। हम यहाँ पे मोटर जो सप्लाई की है उसी की बात करेंगे, तो उसको रिप्लेस करके हम बोल देंगे कि इप्सिलैटरल पैल्सी ऑफ फेस, फुल फेस, ठीक है, क्योंकि लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है इसीलिए। उसके बाद बेल्स फिनोमेना आता है। बेल्स फिनोमेना क्या होता है, जब हम मान लो कि जैसे कुछ भी हमारी आँख की तरफ फेंका किसी ने, तो हम फटाफट आँख बंद कर लेते हैं। तो आँख बंद करते हैं ना, तो आई बॉल ऊपर चला जाता है ताकि जो कॉर्निया वो ऊपर डिस्प्लेस हो जाए। प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है फॉर कॉर्निया, विच इज़ नॉर्मल। एक नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल इंडिविजुअल में भी होती है, हम और आप में भी होती है। सो बोलते हैं बेल्स फिनोमेना। यही सेम चीज़ हमें मोर प्रोमिनेंट दिखती है, मतलब नॉर्मली दिखता नहीं ना, आँख बंद होगी तो आई बॉल ऊपर जाते हुए नहीं दिखती। अब आँख बंद ही नहीं हो रही, मतलब इस साइड की पैल्सी है, मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, आँख बंद ही नहीं हो रही, खुली रह रही है क्योंकि पैल्सी है। तो उसमें हमें जब बोलते हैं कि पेशेंट को कि आँख बंद करो, तो उसने आँख बंद करी तो इस तरफ की तो ऊपर चलेगी, इस तरफ की भी ऊपर जाएगी, बट क्योंकि मस्कुलर सप्लाई ऑफ फेस चली गई है तो आईलिड क्लोज नहीं हो पा रही, तो हमें वो ऊपर जाते हुए दिख जाएगी। अपवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ आईबॉल ऑन क्लोजिंग आइज। मोटर मतलब मोटर सप्लाई ऑफ, मतलब ये लगा लो ना, पैल्सी ऑफ लोअर आई ऑफ आईलिड्स, पैरालिसिस ऑफ आईलिड्स। ये टोटली एक नॉर्मल फिनोमिना है, बेल्स फिनोमिना, जो कि बेल्स पैल्सी हमें क्लियर देखने को मिलता है। अब टीयर ओवरफ्लो। अब टीयर है, टीयर की मोटर सप्लाई चली, सॉरी जो लोअर लिड है उसकी भी मोटर सप्लाई चली गई। अपर लिड, ये अपर लिड की थी, ये लोअर लिड की थी। अपर लिड, आईलिड, ये लोअर आईलिड, तो लोअर आईलिड की सप्लाई चली गई तो लोअर आईलिड नीचे लटक जाएगी, तो उसमें सिक्रीशन, ऐसे आई की सिक्रीशन होती है नॉर्मल, तो वो अक्यूमुलेट हो जाएगी। तो अक्यूमुलेट हो जाएगी, एक टाइम बाद ओवरफ्लो हो जाएगा सिक्रीशन, तो बोलते हैं कि आँख से आंसू बहने लग गए। एक साइड पे ड्राई आई है, ड्राई आई, दूसरी साइड पे हम कह रहे हैं कि टीयर ओवरफ्लो हो रहा है। ये क्या बात हुई, इसका एक्सप्लेनेशन भी दे दिया। इसको बोलते हैं एक्ट्रोपियन, मतलब फॉलिंग ऑफ लोअर आईलिड, इसका पैरालिसिस हो गया। मैनेजमेंट सबसे पहले स्टेरॉइड्स देते हैं, क्योंकि इसमें जैसे फेशियल नर्व है उसका लीजन हो रहा है या फिर उसका कंप्रेशन हो रहा है, उसकी वजह से भी हो सकता है। कंप्रेशन ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ सराउंड स्ट्रक्चर हो रहा है तो स्टेरॉइड देते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी। हाई डोज देते हैं, इसलिए बड़ा बड़ा लिखा है, 1 मिलीग्राम पर केजी देते हैं। एंटीवायरस देते हैं, एंटीवायरस में एसाइक्लोविर देंगे। कितनी देते हैं, 400 मिलीग्राम, 4 to 5 टाइम्स अ डे। बहुत हाई डोज देते हैं। कब देते हैं, आफ्टर 3 days, विद इन 3 days, क्योंकि टाइम ऑफ इंजरी से 3 दिन के बाद वोलेरियन डीजनरेशन शुरू होता है। अगर वोलेरियन डीजनरेशन शुरू हो गया तो जो एसाइक्लोविर एंटीवायरल है, हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस के लिए दे रहे हैं, अगर डीजनरेशन शुरू होगा तो ये दवाई देने का कोई फायदा नहीं है। फिर हमें डीजनरेशन शुरू होने से पहले पहले देनी है, तो विद इन 3 days। अब इसके साथ हम कुछ आई केयर कर सकते हैं, जैसे आई लिड बंद नहीं हो रही तो हम बोलेंगे कि उसको लुब्रिकेट रखो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जो मोटर रिफ्लेक्स है जो हम उसमें करते हैं इलेक्ट्रोमायोग्राफी के अंदर, मोटर रिफ्लेक्स 3 महीने बाद आता है, तो क्वेश्चन ऑफ पैसी को ठीक होने में 3 महीने लग जाते हैं। 3 महीने तक आईलिड खुली रखी है तो ड्राई हो जाएगी बहुत ज़्यादा आई, तो उसको बोलते हैं केरेटाइटिस, एक्सपोजर केरेटाइटिस, ठीक है। तो लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स चाहिए, आई पैडिंग चाहिए टू प्रिवेंट
एक्सपोजर केरेटाइटिस क्रोनिक है ना, हीलिंग में टेक अप टू 3 मंथ्स। साथ में कुछ एडेड हो सकता है, फिजियोथेरेपी आ सकते हैं ताकि मसल थोड़ी मूवमेंट रिगेन करे अपनी। साथ में बी कॉम्प्लेक्स देते हैं, इसमें विटामिन B12 होता है क्योंकि नर्व मॉइस्चराइजर है, ठीक है। और साथ में हम ये ट्रीटमेंट दे रहे थे। अब मान लो कि इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ठीक है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो हम प्रोग्नोसिस देखने के लिए कितना टाइम लगेगा, उसके लिए हम इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेस्ट करते हैं ऑफ नर्व्स, इलेक्ट्रो न्यूरोनोग्राफी, ठीक है। अगर उसमें हमें दिखता है कि इम्प्रूवमेंट नहीं है कोई, उसमें असेस पता मतलब पता चल जाता है कि कितना टाइम लगेगा, प्रोग्नोसिस टेस्ट है वो, नो इम्प्रूवमेंट, टेस्ट के अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, टाइम लगेगा, तो उस केस में हम डीकम्पनसेशन ऑफ लैब्रिंथ कर सकते हैं, क्योंकि जो मोस्ट कॉमन साइट है ऑफ बेल्स पैल्सी वो है लैब्रिंथाइन सेगमेंट। इसके अंदर जो फेशियल नर्व का सेगमेंट है वो 3 to 4 mm, जो शॉर्टेस्ट पार्ट वो होता है, बाकी सारे 10 mm के राउंड होते हैं, 1 सेंटीमीटर। तो लैब्रिंथाइन सेगमेंट में कम मतलब फेशियल नर्व कंप्रेस होगी, तो उसको हम डीकम्प्रेस करते हैं पूरे लैब्रिंथ को, इनर ईयर को ही, ताकि फेशियल नर्व का कंप्रेशन हट जाए, डिकम्प्रेशन ऑफ लैब्रिंथ। और इन्फेक्शन देख लेते हैं, मतलब फेशियल नर्व पैल्सी, बेल्स पैल्सी ड्यू टू इन्फेक्शन, सब कौन कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं जिसकी वजह से नर्व कंप्रेस हो रही है, बेसिकली ये। तो एक्सटर्नल हमारा एक्सटर्नल ईयर का है और मिडल ईयर का है। तो एक्सटर्नल ईयर के अंदर मान लो मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना था, ओटाइटिस एक्सटर्ना था, नेक्रोसिस मतलब डिस्चार्ज जैसा था, काला काला नेक्रोसिस, मिसनोमर है मैलिग्नेंट क्योंकि काला काला है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। क्या हुआ एक्सटर्नल ईयर का, तो फिशर ऑफ सेंटोरिनी से वो नीचे चला जाएगा, नीचे आगे पैरोटिड है, पीछे बेस ऑफ स्कल है, तो पैरोटिड में जा सकता है, बेस ऑफ स्कल में जा सकता है, बेस ऑफ स्कल से अंदर चला जाएगा तो वहाँ पे फेशियल नर्व है, क्योंकि जो फेशियल नर्व पॉन से इंटरनल कॉस्टिक मीटर तक जा रही है, तो वो स्कल के अंदर ही है, इंट्राक्रेनियल पार्ट, तो वहाँ पे नर्व को कंप्रेशन कर सकता है, तो मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना। फिर मिडल ईयर के अंदर आ जाओ, एक्यूट ASOM, एक्यूट सुपरेटिव मतलब पस्चुलर, और क्रॉनिक सुपरेटिव। तो ये एक्यूट है, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, और ये है क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया। इसके 2 टाइप्स होते हैं, म्यूकोसल और स्क्वैमस, ठीक है, बोथ इन केस ऑफ परमानेंट डैमेज ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, मतलब परमानेंट या फिर लास्टिंग मोर देन 3 months, क्योंकि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन 3 महीने तक हील हो जाती है अपने आप। अब इसके अंदर क्या था, इसके अंदर इन्फ्लेमेशन था, इन्फेक्शन था ऑफ एक्सटर्नल जो सोलिडिएशन ट्यूब, जिसकी वजह से अंदर क्या हो रहा था, क्या होता है उसके अंदर इन्फेक्शन मिडिल ईयर में चला जाता है, फिर वहाँ पे पस बन जाती है, तो इंक्रीज प्रेशर मिडिल ईयर में फेशियल नर्व भी है, तो कॉज है इंक्रीज प्रेशर ऑफ नर्व बाय डेसेंट ऑफ फेलोपियन कैनाल। फेलोपियन कैनाल है वो जो हॉरिजॉन्टल सेगमेंट होता है, उसके अंदर डेसेंट होता है, मतलब वहाँ कहीं कहीं जगह पे फेशियल कैनाल एब्सेंट होती है, जिस बोनी स्ट्रक्चर सराउंडिंग द फेशियल नर्व। तो एक तो मोस्ट प्रोन रीजन जो है मिडल ईयर का वो है हमारा हॉरिजॉन्टल सेगमेंट, उसके थ्रू नर्व कंप्रेशन हो सकता है मिडल ईयर में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मेरिंगोटोमी कर देंगे ताकि पस ड्रेन हो जाए, प्रेशर कम हो जाए, सेम है डीकम्पनसेशन, कंप्रेशन को हटाना है, ठीक है। मेरिंगोटोमी, मेरिंगो मतलब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टोमी मतलब इंसीजन, उसका कट करना। साथ में एंटीबायोटिक्स देंगे, पस ड्रेन है तो पस्चुलर इन्फेक्शन है तो उसको खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स दे देंगे। फिर क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया, क्रॉनिक के अंदर यूस्टेशन ट्यूब में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन क्या हो सकता है, कोई ट्यूमर हो सकता है, एडिनोइड्स इंसिडेंट हो सकते हैं, नेज़ोफेरेंजियल ट्यूमर इन एडल्ट्स होता है, तो नेज़ोफेरेंजियल ट्यूमर इन एडल्ट्स यूस्टेशन ट्यूब से ऊपर आ जाएगा तो वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के जस्ट पीछे तक पहुंच सकता है, उसको बोलते हैं हम कोलिस्टेटोमा, ठीक है। तो इरोजन ऑफ फेलोपियन कैनाल बाय कोलिस्टेटोमा, कोलिस्टेटोमा।
तो उसके अंदर हमें ट्यूमर को बाहर मतलब रिट्रैक्ट करना है, तो मैस्टोइडेक्टमी कर सकते हैं उसके अंदर। ये इसमें MRM होता है, मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टोइडेक्टमी। मैस्टोइड, क्योंकि मैस्टोइड कैविटी मिडल ईयर के जस्ट पीछे होती है, जस्ट पीछे, तो उससे हम ट्यूमर को एक्सरसाइज करके निकाल लेंगे और प्रेशर उस पर कम हो जाएगा। फिर इसके बाद ट्रोमेटिक कॉजेज आ सकते हैं, जिसमें आइट्रोजेनिक, विच इज़ मतलब सर्जरी कर रहा था डॉक्टर, तो उस केस के अंदर हो गया। जैसे मान लो पैरोडिड की सर्जरी कर रहा था, तो उसमें फेशियल नर्व पैल्सी हो सकती है। मैस्टोडेक्टमी कर रहे थे, तो मिडल ईयर में फेशियल नर्व है, तो उसमें हो सकती है पैल्सी सेकेंड पार्ट में। और नॉन हाइड्रोजेनिक भी हो सकते हैं कॉजेज, वो नोट से पढ़ लेंगे, बहुत सिंपल सा दे रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं।